हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो देन सब्सक्राइब टू प्रिपरेशन बी एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। आज हम करने वाले हैं ईवीएस क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की बुक, जिसमें से हम कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों करने वाले हैं। ईवीएस की बुक में एनसीईआरटी ने जो बनाई है उसमें से हम पेडागोजी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे एंड कंटेंट भी करेंगे। आप सबको पता होगा कि ईवीएस से पेपर 1 में 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं एंड 15 क्वेश्चंस कंटेंट के आते हैं। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक कर रहे हो इसके लिए ईवीएस के लिए, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 20 to 24 मार्क्स आसानी से स्कोर हो सकते हैं। तो आप सबसे बेस्ट तरीका हमने स्ट्रैटेजीज में भी कवर किया था कि ईवीएस के लिए हम एनसीईआरटीज करें। दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू डू। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आप देख सकते हो। फर्स्ट इज फॉरवर्ड करेंगे, हम प्रीएम्बल करेंगे, नोट फॉर टीचर्स करेंगे एंड सिलेक्टिव कंटेंट फ्रॉम द चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें करेंगे एंड फॉरवर्ड भी करेंगे। फॉरवर्ड में हमें एनसीएफ में क्या क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, वो सब पता चलेगा। एज एन ईवीएस टीचर प्रीएम्बल में कौन कौन से टर्म इंक्लूडेड हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नोट फॉर टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजिकल एस्पेक्ट से। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो अगर आप ये भी कर रहे हो तो भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए फॉरवर्ड में क्या क्या लिखा है, आपको ध्यान से सुनना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए गए इस वीडियोज़ में, तो आप ध्यान से देखें और आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे इससे। लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, दिस सेज एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में बोला गया है दैट चाइल्ड की लाइफ जो स्कूल में होती है वो उसकी आउटसाइड लाइफ से लिंक होनी चाहिए। हम स्कूल में जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें वो घर में या बाहर में अपनी कम्युनिटी में रिलेट कर पाए, इससे बच्चा अच्छे से सीखेगा। Now next thing is treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is the reason why other resources and sites are ignored. सिर्फ टेक्स्ट बुक हमारे लिए बेसिस नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन का। एज अ टीचर आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक का इवैल्यूएशन नहीं करना है कि बच्चे ने टेक्स्ट बुक से कितना सीखा। आपको उसको बहुत सारा मौका देना है एक्सप्लोर करने का, अदर रिसोर्सेज एंड साइट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। To inculcate creativity and initiative, child should be seen as a participant in learning and not as a receiver of knowledge. Receiver of knowledge हमको ट्रीट नहीं करना है चाइल्ड को। हमको कैसे ट्रीट करना है, उसे एज अ पार्टिसिपेंट ट्रीट करना है। वो अपनी लर्निंग में खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा हमें उसे ट्रीट करना है। एंड ये हमें क्यों करना है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव डेवलप हो, इनिशिएटिव पोटेंशियल डेवलप हो। Now next thing is discourage rote learning and sharp boundaries between subject. As a teacher आपको discourage करना है rote learning को, रट्टा मारने के लिए encourage नहीं करना है child को। और sharp boundaries नहीं रखी गई हैं किस subjects में, EVS के सब्जेक्ट्स में। EVS ना तो साइंस की EVS सोलली ना तो साइंस की स्टडी है ना तो सोशल साइंस की, तो इसलिए हमें ये दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ टाइम, स्पेस एंड फ्रीडम। अब हमको चाइल्ड को टाइम, स्पेस एंड फ्रीडम देना है। क्यों देना है? क्योंकि इससे वो अपना नॉलेज क्रिएट कर सकता है। हम उसे फ्रीडम, टाइम एंड स्पेस देंगे तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो नॉलेज क्रिएट कर सके। किससे नॉलेज क्रिएट कर सके? जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज जो भी उसे एडल्ट से मिली है उसको यूज़ करके वो अपनी नॉलेज खुद क्रिएट कर सके। इसीलिए हमें उसे टाइम, स्पेस और फ्रीडम सब कुछ देना है। नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड शुड बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर चाइल्ड एंड नॉट अ सोर्स ऑफ बोर्डम। हमें स्कूल में बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर देना है ताकि उसे हैप्पी एक्सपीरियंस मिले स्कूल का, वो स्कूल में बोर ना हो। हमें बच्चों को बोर नहीं करना है, इसका ध्यान रखा है एनसीएफ ने। नाउ नेक्स्ट थिंग इज करिकुलम बर्डन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटिंग।
ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एनसीएफ ने, एनसीईआरटी ने कैसे सिलेबस ज़्यादा ना हो, करिकुलम ज़्यादा ना हो, इसके लिए क्या किया है। इसके लिए उन्होंने ये किया है कि रीस्ट्रक्चर किया है और रीओरिएंट किया है करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड की जो साइकोलॉजी है उस हिसाब से करिकुलम को रीस्ट्रक्चर एंड रीओरिएंट किया गया है। Now next point is emphasize on contemplation and wandering and discussion in group and activities। हमें एज अ टीचर उनको एनकरेज करना है ताकि वो कंटेम्पलेट कर सके, चीज़ों के बारे में सोचे, वॉन्डर करें एंड डिस्कस करें ग्रुप्स में। ये सब चीज़ों के बारे में एनसीएफ ने कहा है एंड एनपीई ने कहा है। एनसीएफ ने कहा है एंड एनपीई ने कहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू डू प्रीएम्बल। यस, सो एज एन ईवीएस टीचर प्रीएम्बल में कौन कौन से टर्म इंक्लूडेड हैं दैट आर लिस्टेड हियर। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो सोवरेन का मतलब आप सबको पता है, सोवरेन मीन्स द हाईएस्ट, सुप्रीम। मतलब कि इंडिया पे किसी और कंट्री का, हम किसी भी और कंट्री की रूल को फॉलो नहीं करते, हमारा खुद का रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को सबसे फोरमोस्ट रखता है। हमारी कंट्री सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, हम खुद चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, रिपब्लिक है एंड जस्टिस है हमारी कंट्री में, लिबर्टी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हैं। अब सोवरेन, सोशलिस्ट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दीज थ्री टर्म्स, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दीज आर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ये तीन चीज़ें, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सब चीज़ें, ये सब टर्म्स 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए एज अ टीचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नोट फॉर टीचर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें, हर एक टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करें कि क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर चाइल्ड, साइंस एंड सोशल साइंस आर नॉट डिफरेंट एट दिस स्टेज, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड, बिकॉज चाइल्ड सीज हिज एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। हमें चाइल्ड को कुछ भी साइंस एंड सोशल साइंस ऐसा डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि इस स्टेज में जो अर्ली चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है उसमें चाइल्ड अपना एनवायरनमेंट होलिस्टिक मैनर में देखता है। होलिस्टिक मैनर का मतलब क्या? वो अपने एनवायरनमेंट को कंप्लीट फॉर्म में देख रहा है। एक उसके लिए एनवायरनमेंट कंप्लीट चीज़ है, वो किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये सोशल साइंस से रिलेटेड है या ये साइंस से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई आपको शार्प बाउंड्रीज नहीं रखनी है सब्जेक्ट्स में। और हमारी ईवीएस की बुक में एनसीएफ में साइंस, सोशल साइंस, ये सब तो इंक्लूडेड भी हैं एंड इसके साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन से भी रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज़ वाई द सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड एंड 6 थीम्स आर मेड। अब चाइल्ड होलिस्टिक मैनर में अपने एनवायरनमेंट को देखता है, इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया है और एक सब्जेक्ट बनाया है, दैट इज़ ईवीएस, एंड 6 थीम्स आर मेड। 6 थीम्स इससे बने हैं। क्या क्या थीम्स हैं, इसके नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे कि कौन कौन से सब थीम्स हैं और कौन कौन से थीम्स हैं, तो आपको ये एकदम अच्छे से याद हो। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक। एकदम अच्छे से आप याद कर लो या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी डू एंड मेक। सो ये था अ नोट फॉर टीचर्स एंड इसके सर्टेन टॉपिक्स अभी आगे बचे हैं, विल सी दैट। It is easy to give information, but to build curiosity, aesthetic sense, learning by doing, questioning and experiment, narratives, poems, stories, puzzles, jigsaw, comic stripes, etc. are used. हमें information देना तो बहुत easy है, preach करना बहुत easy है, तो
हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है एज अ टीचर, हमें उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, चाइल्ड की क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है ताकि वो चीज़ों को बारे में जानने की इच्छा रखे। एस्थेटिक सेंस डेवलप करना है। एस्थेटिक सेंस का मतलब क्या, वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, चीज़ों की खूबसूरती को समझे, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस। लर्निंग बाय डूइंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंट। लर्निंग बाय डूइंग करे, क्वेश्चनिंग करे, एक्सपेरिमेंट करे चीज़ों के साथ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या किया है, बुक में नैरेटिव्स को ऐड किया गया है, पोएम्स को ऐड किया गया है, स्टोरीज हैं, पजल्स हैं, जिग्जॉ, कॉमिक स्ट्राइप, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है कि चाइल्ड इफेक्टिवली इंगेज हो जाता है अपनी लर्निंग में। वो स्टोरी में जो भी कैरेक्टर दिया हुआ है उससे एसोसिएट कर पाता है इजीली। तो इसीलिए ईवीएस में स्टोरीज, नैरेटिव्स, पोएम्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। एंड लर्निंग बाय डूइंग से क्या होता है, चाइल्ड की जो साइकोमोटर स्किल्स होती है, साइकोमोटर स्किल्स हमने डेवलपमेंट के वीडियो में भी देखा कि डेवलपमेंट का जो थर्ड डोमेन है साइकोमोटर, वो लर्निंग बाय डूइंग से बहुत अच्छे से डेवलप होता है। Now next point is activities and questions are not just for evaluation of knowledge but to provide opportunity to express themselves. Activities and questions सिर्फ evaluation के लिए नहीं ऐड की गई हैं। इसका और एक मकसद क्या है कि हम चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो एक्सप्रेस कर सके खुद को। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए नहीं है। टीचर शुड डेवलप द मेथड बेस्ड ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट। टीचर को सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ानी है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाना मकसद नहीं है टीचर का। टीचर को क्या करना है, टेक्स्ट बुक की हेल्प से अपना खुद का मेथड बनाना है बेस्ड ऑन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि एरिया में कौन सी रिवर है, कौन से माउंटेन्स है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के पढ़ाना है। चाइल्ड कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के उस टीचर को अपना मेथड डेवलप करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव। और आपको क्वेश्चंस टीचर के पर्सपेक्टिव से ही सॉल्व करने हैं CTET के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हम जो बच्चे का इवैल्यूएशन ले रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, थ्रू आउट दी क्लास होना चाहिए। उसकी जितनी भी साल की पढ़ाई है उसमें कंटिन्यूअसली हमें उसका इवैल्यूएशन करना है। एंड दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि हम उसे होलसमली इवैल्यूएट करें, जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं सबको हम अच्छे से इवैल्यूएट करें। अब जो हम असेसमेंट ले रहे हैं, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, उसमें हमें किसका टेस्ट लेना है कि चाइल्ड कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, हाउ ही ड्रॉज, डिस्कस और राइट इन ग्रुप। हमें ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करना है क्लास 3rd to 5th EVS के लिए। कैसे बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका असेसमेंट करना है। Now next point is sensitize the child in physical abilities, economic background, behavioral pattern etc. हमें सेंसिटाइज करना है चाइल्ड को फिजिकल एबिलिटीज़ में कि लोगों की फिजिकल एबिलिटीज़ अलग अलग टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड लोगों का अलग अलग होता है, बिहेवियरल पैटर्न भी अलग होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चे को हमें सेंसिटाइज करना है। उन्हें सेंसिटाइज करना है कि वो दूसरों का मजाक ना उड़ाए बेसिकली। एंड वी शुड टीच डिफरेंशिएट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। अभी हमने जो ऊपर डिफरेंसेस देखे, फिजिकल एबिलिटीज़, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ों में हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें इन्हें अप्रिशिएट करना है, रिस्पेक्ट करना है, हमें डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना है, सारे डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है और अप्रिशिएट करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स्ट बुक इज जस्ट एन एड टू द टेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्या है, टीचर के लिए सिर्फ एक एड है, वो सोल बेसिस नहीं है पूरे उसकी लर्निंग का। इसीलिए टेक्स्ट बुक को हमें एज अ एड ट्रीट करना है, वो सिर्फ हमें हेल्प करने के लिए, वो सोली सब कुछ नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इन क्लास 1st and 2nd EVS इज टॉट थ्रू मैथ्स एंड लैंग्वेज। क्लास 1st and 2nd में EVS कैसे पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड लैंग्वेज के थ्रू। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं जो EVS के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं,
दैट इज़ हाउ वी टीच EVS इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड. और इसके लिए NCERT ने एक हैंडबुक भी बनाई है जिसका नाम है EVS स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन अर्ली ग्रेड्स. So that was important, and now we will see the content from the chapter. No, there is some remaining point here. हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को में हिस्ट्री सीखे उसके लिए क्या करना है, उसे हमें इनकरेज करना है ताकि वो क्वेश्चन करे अपने एल्डरली पर्सनस को, उसकी कम्युनिटी, उसकी सोसाइटी में जितने भी एल्डरली पर्सन हैं उनको क्वेश्चन करें कि उनके पास्ट में क्या हुआ था, चीज़ें कैसी हैं. तो इससे क्या होता है, इससे पेरेंट्स एंड कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है. पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, किस में इन्वॉल्व होती है, चाइल्ड की लर्निंग में इन्वॉल्व होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलस्ट्रेशन प्रोवाइड जॉय एंड चैलेंज. तो इस बुक में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉय एंड चैलेंज प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को. तो अगर टीचर अपने मेथड डेवलप कर रहा है तो अगर उसमें इलस्ट्रेशन इंक्लूड करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो जॉय एंड चैलेंज दोनों चाइल्ड को प्रोवाइड करें. नाउ नेक्स्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप. अगर हम चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इंडिविजुअली वर्क करने के लिए और ग्रुप में, तो इससे क्या होगा, इससे पीयर लर्निंग होती है. पीयर लर्निंग मतलब बच्चा अपने दोस्तों के साथ सीखता है और इससे क्या होता है, इसका सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होता है. सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू डिस्करेज रोट लर्निंग, डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस आर टोटली अवॉइडेड. हमें रोट लर्निंग को डिस्करेज करने के लिए क्या किया गया है बुक में, डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शन को टोटली अवॉइड किया गया है. बुक में आप EVS 3rd to 5th की बुक उठा लें, इसमें कोई भी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि NCERT डिस्करेज करता है रोट लर्निंग को, रट्टा मारने के लिए मना करता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज यूज्ड इज कॉमन एंड नॉट फॉर्मल. बुक में जो भी लैंग्वेज दी गई है वो कॉमन है, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई है बुक में ताकि चाइल्ड को ईजिली सीखे चीज़ें. एंड सोर्स ऑफ नॉलेज आर टेक्स्ट बुक, टीचर, फैमिली मेम्बर्स, मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स एट्सेट्रा. सोर्स ऑफ नॉलेज चाइल्ड के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं है. सिर्फ टेक्स्ट बुक में इससे बच्चा नहीं सीखता है, बहुत सारी चीज़ों से सीखता है. टीचर से सीखता है, फैमिली मेम्बर्स से सीखता है, मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी से सीखता है, न्यूज़पेपर, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं चाइल्ड के सीखने के लिए. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज का सोर्स नहीं है. नाउ वी आर कवरिंग कंटेंट फ्रॉम द चैप्टर्स. बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से देखें इसे. Instead of rooms, part of a house should be used as many communities have different tradition and gender biases. Instead of room, हमें रूम नहीं यूज़ करना है. चाइल्ड को हम अगर पढ़ा रहे हैं फैमिली के बारे में तो हमें रूम नहीं बोलना है, हमें पार्ट ऑफ हाउस बोलना है. क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटीज़ में बहुत अलग अलग टाइप का ट्रेडिशन होता है. जेंडर बाइसेस होते हैं. कैसे जेंडर बाइसेस होते हैं कि सर्टेन रूम्स में मेल का जाना मना होता है या फिर नहीं जाते हैं लोग. तो ये एक ट्रेडिशन है या जेंडर बाइस भी कह लो इसे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर दैट वी शुड यूज़ पार्ट ऑफ अ हाउस, नॉट रूम्स. रैट्स हैव पुअर आईसाइट बट एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट. हम सबको पता है कि रैट्स को बहुत अच्छा सेंस होता है स्मेल का, टच का और टेस्ट का, बट उसकी आईसाइट बहुत पुअर होती है. Now next thing is Swachh Bharat Abhiyan was launched on 2nd October 2014. स्वच्छ भारत अभियान 2nd October 2014 को लॉन्च हुआ था on 150th बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. नाउ अब ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है CTET का, आप ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले कर रखें ताकि आप रिवाइज करने में भी आपको आसानी हो. ना अब यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है और उसकी फेमस डिश दी हुई है. हांगकांग की फेमस डिश है स्नैक्स. हांगकांग में स्नैक्स के सूप्स बहुत फेमस हैं और बहुत सारी डिशेस उसकी फेमस हैं जिसको हम लिंग हु फैन भी कहते हैं. कश्मीर में क्या फेमस है, फिश इन मस्टर्ड ऑयल, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल.
सो दैट इज़ द फेमस डिश ऑफ कश्मीर। एंड गोवा एक कोस्टल एरिया है, हम सबको पता है, और इसीलिए वहाँ पे फ़िश जो है वो कोकोनट ऑयल में कुक की जाती है। जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर कोकोनट ऑयल में कुक करते हैं फ़िश। केरला, अब ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है CTET का। केरला में टैपियोका बहुत फेमस है, जो अंडरग्राउंड होता है, रूट होता है बेसिकली। आप देख सकते हैं इमेज में भी, दिस इज टैपियोका। टैपियोका पर्ल्स पूरे नॉर्थ इंडिया में फेमस है, जिसको हम साबूदाना भी कहते हैं। नाउ वी आर सीइंग हियर श्रीनगर और वेस्टर्न घाट्स एंड मलबार, यहाँ पर फेमस है कहवा। कहवा क्या होता है? ग्रीन टी होती है, जो श्रीनगर, वेस्टर्न घाट्स एंड मलबार में फेमस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईगल, जिसको हम बाज भी कहते हैं। वो क्या खाता है? वो रैट्स एंड माइस खाता है। एंड वल्चर, जिसको हम गिद्ध भी बोलते हैं हिंदी में, वो डेड एनिमल्स पे सरवाइव करता है। ये इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहेंगे तो आपको आसानी होगी। नाउ वी आर सीइंग हियर ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की उनके लिए जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है, उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की गई है, जिसमें 6 डॉट्स में सारे अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। लुइस ब्रेल एक फ्रेंचमैन थे, उनकी पहले ही चाइल्डहुड में ही बहुत आईसाइट चली गई, इसीलिए उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की। नाउ नेक्स्ट थिंग इज sensitize the child by asking them what you would do in that situation or how would you feel in that situation। हमें चाइल्ड को सेंसिटाइज करना है चीज़ों के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप कैसा फील करते या आप क्या करते उस सिचुएशन में। दैट इज़ हाउ वी हैव टू सेंसिटाइज द चाइल्ड। सेंसिटाइज अबाउट जेंडर रोल्स, डिस्क्रिमिनेशन, बाइसेस इन प्रोफेशन एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें सेंसिटाइज करना है जेंडर बाइसेस, जेंडर रोल्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके। हमें ये सारी चीज़ें इसी स्टेज से बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है कि कैसे जेंडर रोल्स डिसाइडेड हैं। सो ये 3rd से ही स्टार्ट होता है कि हम उन्हें ये सब चीज़ें के बारे में इंट्रोड्यूस करें। नाउ अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है NCERT का। यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन दी हुई है, एंड हाउस दिया हुआ है। असम जो प्लेस है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और इसीलिए वहाँ पर वुड हाउसेस होते हैं। आप इमेज में देख सकते हो दैट वुड के हाउसेस हैं और वो बैम्बू पिलर्स पे होते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो पानी भर जाता है, इसलिए वहाँ के लोग वुड हाउसेस बनाते हैं बैम्बू पिलर्स पे। एंड मनाली या फिर हिली रीजन जो भी है जहाँ पर हैवी रेन या स्नो होता हो, वहाँ पे हाउसेस स्टोन एंड मड के होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ राजस्थान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और हॉट क्लाइमेट होता है, इसलिए वहाँ पर मड हाउसेस होते हैं। एंड जो रूफ होता है वो थॉनी बुशेस का होता है। मड हाउसेस होते हैं एंड जो छत होती है, रूफ होता है, वो थॉनी बुशेस के होते हैं, झाड़ियों के होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज श्रीनगर। श्रीनगर और कश्मीर, यहाँ पर हैवी स्नो होता है, इसीलिए वहाँ पर बोट हाउसेस या शिकारा फेमस है बहुत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल सेंसिटिविटी। हमें एनिमल सेंसिटिविटी के बारे में सेंसिटाइज करना है चाइल्ड को कि एनिमल भी एक लिविंग बीइंग है, हमें उनको हार्म नहीं करना है। सेंसिटाइज अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक एंड ड्रग एडिक्शन। ये टॉपिक को हमें बहुत सेंसिटिवली ट्रीट करना है, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्शन में हैं, लगे हुए हैं, तो ये सब टॉपिक्स को हमें बहुत सेंसिटिवली ट्रीट करना है। एंड लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ये सब चीज़ों के बारे में हमें इस स्टेज से बच्चों को अच्छे से सिखाना है। नाउ अब हम करने जा रहे क्वेश्चंस सिर्फ NCERT 3rd की बुक, EVS की बुक से हम करेंगे। हमने जो भी चीज़ें इसमें कवर की उससे बेस्ड कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख के बहुत शॉक हो जाओगे कि सिर्फ NCERT की इतने लो लेवल की बुक से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर सकते हो ईजिली। सो लेट्स स्टार्ट। CTET दिसंबर 2019 से ही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे के। सो लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ EVS लर्निंग।
कौन कौन से रिसोर्सेज है इसमें से जो इफ़ेक्टिव रिसोर्स हैं ईवीएस लर्निंग के? फैमिली मेम्बर्स, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, न्यूज़पेपर और क्लासरूम। अब देखने में तो लग रहा है कि सभी हैं रिसोर्सेज, बट आपको पूछा है इफ़ेक्टिव रिसोर्स। इफ़ेक्टिव रिसोर्स का मतलब क्या? जो इफ़ेक्टिवली इंगेज करे चाइल्ड को। तो फैमिली मेम्बर्स इफ़ेक्टिवली इंगेज करते हैं, कम्युनिटी इंगेज करते हैं, एंड न्यूज़पेपर भी इंगेज करता है। क्यों? क्योंकि अगर चाइल्ड कोई चीज़ के बारे में सीख के आ रहा है स्कूल से और घर में न्यूज़पेपर में देख रहा है, सो वो उसके लिए बहुत इंगेजिंग है। अब क्लासरूम में बच्चा रह के सिर्फ अगर लेक्चर सुनेगा तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, इफ़ेक्टिव रिसोर्स नहीं है। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ 1, A, B and C. Now next question is, child can be effectively engaged in EVS learning through what? चाइल्ड को इफ़ेक्टिवली हम कैसे इंगेज कर सकते हैं ईवीएस लर्निंग में? नरेटिव, स्टोरीज, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन of concept by the teacher, effective demonstration and explanation of concept by the teacher. अब देखने में लग रहा है कि सब कुछ स्ट्रैटेजी है ईवीएस लर्निंग की, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसको टैकल कर रहे हो। आप बच्चे टैकल कर रहे हो जो क्लास 3rd to 5th में हैं, उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो हमने अभी देखा कि नरेटिव्स एडेड हैं बुक में, स्टोरीज एडेड हैं बुक में, तो ये सब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इंगेज करने के लिए। बट इस स्टेज में, इस एज में, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड में एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इफेक्टिव. दैट इज़ वाई A and B आर करेक्ट. So the answer is 4th, A and B. Now next question is, in EVS, learning of craft and arts while working in group is encouraged because, अब क्या पूछा है कि EVS लर्निंग अगर क्राफ्ट एंड आर्ट के थ्रू हो रही है, जब बच्चा ग्रुप में वर्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा? Group learning is easier and very effective strategy for teachers to tackle the problem of indiscipline of the class. Group learning promotes peer learning. Group learning improves social interaction. Group learning helps in completing the syllabus of EVS in time. अब देखो, इसमें आपको क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हैं उसको एलिमिनेट करना सीखना है। क्या ग्रुप लर्निंग से इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो डिसिप्लिन में उतना नहीं रहते हैं, सीधी सी बात है। एंड क्या ये सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करता है? तो ये भी एकदम गलत बात है। तो अभी हमने देखा भी ऊपर कि ग्रुप लर्निंग में क्या होता है। ग्रुप लर्निंग में पेयर लर्निंग होती है एंड सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है। सो द आंसर इज B and C. B and C कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया इसका आंसर। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, आप सॉल्व करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, CTET दिसंबर 2019 में ही आए थे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको समझे क्वेश्चंस को, आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में दें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 3 हैं और इसके आगे 2 हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट लें और मुझे आंसर दें कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।